नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज पर। मैं देवेंद्र गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है उपसंयोजक यौगिक। जैसा कि आप सभी को बोर्ड पर दिख रहा है, आज की हमारा क्लास का जो टॉपिक है वो है उपसंयोजक यौगिक। क्या होता है उपसंयोजक यौगिक? सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। जनरली हमने यौगिक का नाम तो सुना है कि सर जी यौगिक तो हम जानते हैं कि यौगिक क्या होता है, NaCl हो गया, HCl हो गया, KCl हो गया, ये यौगिक है ना। जब कोई भी दो या दो से अधिक परमाणु या अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। लेकिन उपसहसंयोजक यौगिक क्या होता है? तो उपसहसंयोजक यौगिक का मतलब होता है कि जब जैसे कि अणु परमाणु आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं और वो जो यौगिक बना है वो यौगिक आपस में दो या दो से अधिक यौगिक वो मिल जाते हैं और एक बड़ा यौगिक बनाते हैं। मतलब यौगिक यौगिक आपस में मिलकर एक बड़ा यौगिक बनाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो सीधी सी बात, जब कोई दो यौगिक होते हैं, दो यौगिक यदि आपस में मिलकर, ठीक है, जैसे कि A प्लस B आपस में मिलकर कोई बड़ा यौगिक बनाते हैं, AB कोई बड़ा यौगिक बना लिया, तो इस बड़े यौगिक को हम क्या कहेंगे, उपसहसंयोजक यौगिक को कहते हैं। और इसकी दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता यह है कि जब ये दो यौगिक आपस में मिलकर कोई नया यौगिक बनाते हैं तो उस समय ये अपने जो गुण होते हैं उनको खो देते हैं, है ना। अपने जो इनके गुण होते हैं, अपना जो स्थायित्व होता है उसको ये खो देते हैं। उसी के आधार पर ये जो है उपसंयोजक यौगिक हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको क्लियर कर दें। सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिकली पढ़ेंगे कि उपसंयोजक यौगिक जो है क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार से होते हैं, और कुछ बेसिक एग्जांपल हम देखेंगे, है ना, जो हमने कहीं ना कहीं हम उनसे रूबरू हैं 11th क्लास में या 12th क्लास के अंदर। और फिर हम हमारा जो मेन टॉपिक है कि उपसंयोजक यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकालते हैं उसको आज हम जानेंगे। तो बहुत मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग आज की क्लास होने वाली है, क्योंकि यहां से हमारे कंपटीशन एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो जब कोई भी दो सरल यौगिक आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर अपना स्थायित्व खो देते हैं तो क्या बनाते हैं, उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं। क्लियर है? यौगिक और उपसंयोजक यौगिक दोनों में अंतर ध्यान रखना। यौगिक का मतलब होता है कोई परमाणु या अणु आपस में मिलकर जब कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। लेकिन जब यौगिक यौगिक आपस में मिल जाएंगे तो वो जो नया यौगिक बनाएंगे, जो बड़ा कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। ओके, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है जटिल यौगिक। एक प्रकार का इनमें होता है जटिल यौगिक, नाम देखने में ऐसा लग रहा है जटिल है लेकिन ये अच्छा है। और दूसरे प्रकार का होता है हमारा द्विक लवण। दूसरे प्रकार का क्या होता है, द्विक लवण होता है। इसके नोट्स दोस्तों मैं ऐप के अंदर डाल दूंगा, सो मैं ज्यादा आपको लिखाऊंगा नहीं, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर। आप नोट्सों को देख लेना, वहां से आप इसकी थ्योरी जो है वो कवर कर सकते हो, ठीक है। तो दो प्रकार के यौगिक होते हैं, जटिल यौगिक होता है एक दूसरा होता है द्विक लवण होता है। जटिल यौगिक में क्या होता है कि ये जो होते हैं जटिल यौगिक, ये हमारे जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व जिन्हें हम कहते हैं या आंतरिक संक्रमण तत्व जिन्हें कहते हैं, वो आपस में मिलकर ये यौगिक बनाते हैं। तो खासकर डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व व आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जटिल यौगिक बनाते हैं। जबकि द्विक लवण में क्या होता है कि कोई भी दो यौगिक आपस में मिलेंगे और आपस में मिलकर एक बड़ा यौगिक बनाएंगे, ठीक है। जैसे सिंपल से एग्जांपल लें हमारा कि FeSO4 प्लस H2SO4। तो FeSO4 एक यौगिक है और H2SO4 एक यौगिक है ना, हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विक लवण कहेंगे। लेकिन जटिल यौगिक क्या होंगे, जटिल यौगिक में क्या होता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो आपस में मिलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व मिलते हैं। संक्रमण तत्व तो समझ गए ना, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है, पहले मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, आंतरिक संक्रमण श्रेणी क्या होती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, परिवर्तनशील होती है वो कहां से कहां तक किस प्रकार की होती है, वो चीजें भी हमने पढ़ी है। ओके,
तो ये संक्रमण तत्व जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, जटिल यौगिक बनाते हैं। थोड़ा सा सब्र रखो, हम एग्जाम्पल भी इसके देखेंगे। उसके बाद दूसरी खास बात क्या है, विशेषता, हम उपसंयोजक यौगिक पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसमें हमने कहा था कि जब कोई भी दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर एक नया बड़ा यौगिक बनाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब वो दोनों यौगिक आपस में मिल रहे हैं तो उस समय या तो वो अपनी जो मूल यौगिक जो होता है अपना अस्तित्व जो है उसको खो देगा, या जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो इसके अंदर उन यौगिकों का, जो दो यौगिक आपस में मिल रहे हैं, उन मूल यौगिकों का अस्तित्व जो है वो खो जाता है। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। उनका अस्तित्व जो होता है वो खो जाता है, जबकि इसके अंदर क्या होते हैं, द्विक लवण जो होते हैं उनका अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर वो जो दो यौगिक हैं, हमने अभी एग्जांपल लिया था, तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, इसमें परिवर्तन, उनके मिलने से परिवर्तन नहीं आएगा, वो दोनों बस आपस में मिल जाएंगे और द्विक लवण बनाएंगे। जबकि यहां पर क्या होता है, वो अपना अस्तित्व खो देते हैं, वो जो नया यौगिक बनाएंगे वो पूरी तरह से उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। सीधा सा एग्जांपल यदि मैं आपको लेके चलूं इसमें, तो जटिल यौगिक होता है जैसे कि K4FeCN6, ठीक है, यहां पर +2 लगा सकते हैं, K4FeCN6 इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक उपसंयोजक यौगिक हो गया जिसे हम जटिल यौगिक कहते हैं। ठीक है, K4FeCN6 यहां पर केंद्रीय परमाणु होता है, सेंट्रल मेटल। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर डी ब्लॉक है, फेरस। यहाँ ध्यान रखना, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये जो केंद्रीय परमाणु होता है वो फिक्स है, हमेशा क्या रहेगा, संक्रमण तत्व रहेगा, हमेशा धातु रहेगी। डी ब्लॉक का कोई ना कोई तत्व रहेगा यहाँ पर, केंद्रीय परमाणु। ठीक है, जबकि द्विक लवण की यदि हम बात करते हैं कि द्विक लवण का एग्जाम्पल क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, FeSO4.NH2 का SO4। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस प्लस SO4 है ना, SO4.6H2O, जिसका साधारण नाम है मोहेर लवण। तो ये क्या है हमारा, ये द्विक लवण है जिसमें फेरस सल्फेट मिला हुआ है, अमोनिया मिला हुआ है, सल्फेट और हाइड्रेट मतलब जल मिला हुआ है। ठीक है, तो ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, एक बड़ा यौगिक बना रहे हैं। इसको हम पूरा कंप्लीटली कहते हैं मोहेर लवण कहते हैं। तो इनके अंदर इसका भी अपना अस्तित्व रहेगा, इसका भी अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व है, इस प्रकार से। यहां पर इसमें जो यौगिक आपस में मिलकर जो बड़ा यौगिक बना रहे हैं, इनमें इन सभी का अस्तित्व है। जबकि यहाँ पर ये सब आपस में मिल गए हैं, इनका जो आयनन है वो नहीं होता है या बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये चीज भी लिख लेना, इनका आयनन जो है वो नहीं होता है। जबकि इसको यदि हम जल के अंदर घोलेंगे, है ना, इनका जो हम यदि इसको तोड़ेंगे तो ये अलग अलग में टूट जाएगा, जिन जिन से मिलकर बना है उनमें ये वापस से टूट जाएगा। तो इनका आयनन जो है वह आसानी से हो सकता है। ओके, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखो, हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है, उपसंयोजक यौगिकों की परिभाषा पढ़ी है। परिभाषा क्या है कि जब कोई भी दो या दो से अधिक सरल यौगिक आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर अपना अस्तित्व खो देते हैं और एक नया यौगिक बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। ये मुख्यतः यदि हम इनको देखें तो दो प्रकार से होते हैं कि जो सरल यौगिक आपस में मिल रहे हैं और सरल यौगिक आपस में मिलकर जब नए यौगिक बनाते हैं तो दो प्रकार से बना सकते हैं, या तो वो जटिल यौगिक बनाएंगे, या तो वो जटिल यौगिक बना सकते हैं या वो द्विक लवण बना सकते हैं। ठीक है, जटिल यौगिक में क्या होता है कि वो अपना अस्तित्व पूरी तरह से खो देते हैं और पूरी तरह से घुल जाते हैं, वो उनका आयनन नहीं हो पाता है। इसमें मुख्यतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व ही भाग लेते हैं, है ना। पहली मुख्य इंपॉर्टेंट विशेषता क्या ध्यान रखनी है कि जटिल यौगिकों में संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व ही भाग लेते हैं, जबकि इसमें कोई भी यौगिक भाग ले सकता है। ये इसमें जो मूल यौगिक होते हैं जो उसमें भाग लेते हैं वो अपना अस्तित्व जो है वो खो देते हैं, वो उनका अपना एक आइडेंटिटी नहीं रहेगी, लेकिन यहां पर उनका अस्तित्व जो है वह बना रहता है ना। एग्जाम्पल हमने देखा जैसे कि K4FeCN6
CN6 होल ट्वाइस, ठीक है, ++2 इस पर आवेश है। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या होगा। और यहां पर हमने एग्जांपल देखा है मोहेल लवण का FeSO4 .NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो इसमें क्या हो रहा है, सारे जो यौगिक हैं वो अलग अलग हैं, हमें दिख भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तुम नहीं बता सकते हो कि ये जो बना है वो किससे मिलकर बना है। यहाँ पर ये पहले कुछ और था, ये कुछ और था, ये कुछ और था, सब मिलकर एक ये यौगिक बना लिया है। तो यहाँ पर पहले वाले जो मूल यौगिक थे उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया है, एक नया यौगिक बना लिया है, उसको हम क्या कहेंगे, जटिल यौगिक, उपसंयोजक यौगिक कहेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी, है ना, कि उपसंयोजक यौगिक क्या होता है और किस प्रकार से उनको क्लियर करना है। कभी कभी क्या होता है, हम दोनों चीजों को एक ही मान लेते हैं, सिर्फ उपसंयोजक यौगिक के अंदर ही इन दोनों चीजों को हम लिख लेते हैं, या फिर कुछ बुक्स में ये चीजें एक साथ ही दे रखी हैं, तो वहां पर इस चीज को ज्यादा इतना डिफाइन नहीं कर रखा है, बट मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये चीजें क्लियर कर रहा हूं। ओके, चलिए अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक पर, कि भाई परिभाषा तो हमें समझ में आ गई है ना, कि उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि उपसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ प्रश्नावली, कुछ शब्दावली के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उपसंयोजक यौगिक को एक शॉर्ट रूप में, एक मतलब एक आपको एक नजरिए में बताएं कि किस प्रकार से होता है। तो एक अभी जो एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को हम वापस लेते हैं, K4 FeCN6, ठीक है, +2 या +2 को रहने दीजिए, इसके हम ऑक्सीकरण संख्या है तब वो देखेंगे। ओके, ये हमारा यदि इस प्रकार के यौगिक आपको दिख जाए तो वो क्या होते हैं, उपसंयोजक यौगिक होते हैं। अब आप इसको समझ लो, इसमें मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि उपसंयोजक यौगिक में क्या क्या चीजें होती हैं। उपसंयोजक यौगिक इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हम बात की जाती है, इसमें ये आता है मेन, ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं केंद्रीय आयन या केंद्रीय धातु, ठीक है, सेंट्रल मेटल जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु। ये हमेशा ध्यान रखना क्या होती है, धातु ही होती है। और हमेशा हम जब ऑक्सीकरण अंक निकालने की बात करेंगे तो हमेशा इस धातु का हमें ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर हमें इस अंक का निकालना होता है, इस केंद्रीय धातु परमाणु का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। उसके बाद इस केंद्रीय धातु परमाणु से दो प्रकार से जुड़े होते हैं। एक तो ये आयन जो है, धनायन जुड़ा होता है, ये सिंपल धनायन है, ठीक है, धनायन। और दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ अन्य उदासीन परमाणु या धनायन या ऋणायन जुड़े होते हैं। यहाँ पर तीनों चीज हो सकती है, ये उदासीन हो सकता है, धनायन हो सकता है और ऋणायन हो सकता है ना। आगे हम इसका पूरा लिस्ट बना लेंगे किस प्रकार से कौन सी चीज क्या होती है, धनायन, उदासीन, तीनों ये हो सकते हैं। इस केंद्रीय परमाणु से ये जो अन्य परमाणु जुड़े हुए होते हैं, ये वाला, जैसे कि यहाँ पर साइनाइड जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको, लिगेंड बोलते हैं, याद रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके बाहर आयन होता है, जनरली धनायन ही होता है ज्यादातर में, कुछ में ऋणायन भी हो सकता है। इस केंद्रीय धातु परमाणु से जो अन्य उदासीन धनायन या ऋणायन परमाणु जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और देखो नीचे यहाँ पर देखो एक आपको संख्या दिख रही है यहाँ पर, भाई ये परमाणु तो लिगेंड है, चाहे वो NH3 हो सकता है या H2O हो सकता है या CN या NC, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, है ना। ये तो एक हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको एक बार बेसिक समझ आ जाए, फिर हम इसमें डीप चलेंगे। कितने भी परमाणु हो सकते हैं, ये परमाणु क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। इसके नीचे आपको यहाँ पर एक संख्या दिख रही है, ये कितनी भी हो सकती है, 4 6 इस प्रकार से, है ना। तो ये संयोजकता जो होती है, अब देखो भाई ये क्या परमाणु क्या है, लिगेंड है, तो लिगेंड की जो संख्या है ना, कि भाई कितने लिगेंड है, 6 जुड़े हुए हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं लिगेंड संख्या। इसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड संख्या, या इसका दूसरा नाम है समन्वय संख्या। इसका दूसरा नाम क्या है, समन्वय संख्या भी इसका नाम है, ठीक है। लिगेंड संख्या या समन्वय संख्या इसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपको एक चीज और बता दें कि केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड जुड़ेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास रिक्त कक्षक कितने हैं।
अब ये चीज क्या आ गई, देखो ये तो मैं फिक्स है, ये तो फिक्स है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो केंद्रीय परमाणु होगा वो कैसा होगा, वो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, सीधी सी बात, कैसा होगा, संक्रमण तत्व होगा, मतलब डी ब्लॉक का, ठीक है, संक्रमण तत्व होगा। और संक्रमण तत्वों की संयोजकता परिवर्तनशील संयोजकता होती है, राइट। तो इनमें खाली स्थान होगा, इसके अंदर जितने रिक्त स्थान होंगे ये उतने ही लिगेंडों को अपने से जोड़ता है ना। समझिए भाई, सीधी सी बात हम करें कि कोई एक होटल का ओनर है तो वो क्या करता है, अब वहां पर गेस्ट आना का है, सपोज करो 50 गेस्ट वहां पे आ गए, लेकिन उसका होटल छोटा सा है, या फिर उसके होटल में माना कि 10 की कैपेसिटी है, उसका रूम है जिसमें 10 गेस्ट आ सकते हैं, तो जितने रूम खाली हैं उतने ही तो गेस्ट वो रख सकता है। ऐसा थोड़ी है कि 10 सीट खाली है और वो 20-30 को रख लेगा, बिल्कुल नहीं ना भाई। जितने उसके पास रिक्त रूम है, खाली रूम है, रिक्त स्थान है, उतने ही वो गेस्ट भर सकता है उसके अंदर। तो वही चीज यहाँ पे है, डी ब्लॉक है ये, ठीक है, डी ब्लॉक का तत्व है, संक्रमण तत्व होता है। इसमें क्या होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं। तो इससे जुड़ने वाले लिगेंडों की संख्या इस पर निर्भर करती है कि इसके अंदर रिक्त कक्षक कितने हैं, जितने इसके अंदर रिक्त कक्षक हैं उतने ही ये लिगेंडों को अपने से जोड़े रखता है। अब इधर हम बात करें कि भाई लिगेंड कितने जुड़ेंगे, तो लिगेंड उतने जुड़ते हैं, यहां पर क्या है, इसके पास रिक्त कक्षक है, तो ये यहां पर आकर क्या करता है, जुड़ता है। तो ये इसको लिगेंड, इसको क्या कर रहा है, ये लिगेंड को खाली स्थान दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है कि तू यहाँ पे जुड़ सकता है। बदले में लिगेंड क्या करते हैं, उनको परमाणु देते हैं, ठीक है, यहां पर ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं उस केंद्रीय परमाणु को, ताकि उसकी संयोजकता पूरी हो जाए उसको परमाणु देते हैं। तो इसीलिए ये जो लिगेंड होते हैं इनको हम दाता परमाणु भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये दे रहा है, क्या कहते हैं, इसीलिए हम इनको यहीं तक आपको लाना चाह रहा था, दाता परमाणु भी कहते हैं, क्योंकि ये लिगेंड क्या करते हैं, उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन देते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को। अब भाई इसको जरूरत थी 4 की या 6 की जरूरत थी, 6 की 6 परमाणु इसने या 6 इलेक्ट्रॉन युग्म इसने इसको दे दिए, तो दोनों में क्या हो गया, संबंध हो गया ना, तो दोनों एक दूसरे से बंधे रहेंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड आपस में बंध जाते हैं, बंध के द्वारा बंध जाते हैं। इनके बीच में क्या हो जाता है, बंध हो जाता है। और वो जो बंध होता है वो कौन सा होता है, ये इशारा इधर मत जाओ, ये यौगिक कौन सा है, उपसहसंयोजक यौगिक है। तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य में ये जो आपस में बंध बनेगा, इस बंध को हम कहेंगे उपसहसंयोजक बंध, ठीक है। क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य में जो बंध होता है उस बंध को हम क्या कहेंगे, उपसहसंयोजक बंध कहेंगे। और ये बंध किस प्रकार से बना है, ये इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के आदान प्रदान से बना है। इसको इलेक्ट्रॉन युग्म की जरूरत थी, इसने इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दिया है, तो दोनों आपस में क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया, है ना भाई। होता है ना कि नहीं, अपन गृहस्थी में रहते हैं या फिर सोसाइटी में रहते हैं, तो किसी भाई को यदि 10,000 रुपए की जरूरत है और किसी दूसरे भाई के पास बहुत ज्यादा है, तो देने वाला लेने वाले को देता है, तो उनमें गहरी दोस्ती हो जाती है, राइट। तो वही चीज यहाँ पे है। अब जो देता है वो क्या कहलाता है, दाता कहलाएगा। तो लिगेंड यहाँ पर दे रहा है, इसलिए हमें लिगेंड को क्या कहते हैं, दाता परमाणु कहते हैं। ये इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, दोनों में बंध बनता है, इस बंध को उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे उपसहसंयोजक यौगिक की, जिसमें सबसे आगे होते हैं आयन होते हैं, वो धनायन या ऋणायन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जो डी ब्लॉक से लिया जाएगा, जो धातु होगी उससे जुड़ने वाला जो होता है उसको हम लिगेंड कहते हैं। उसके नीचे की जो संख्या होती है उसे हम लिगेंड संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। अब ये जो बॉक्स आप लोगों को दिख रहा है, बॉक्स कौन सा, ये वाला बॉक्स आपको दिख रहा है जिसमें ये पूरा पैक है, पूरा बंद है, इसको हम कहते हैं, मैं नीचे बना रहा हूं, इस बॉक्स को हम कहते हैं समन्वय मंडल। क्या कहते हैं, समन्वय मंडल इसको कहते हैं, ध्यान रखना, इसीलिए हमने इसको समन्वय संख्या कहा था। तो इस पूरे बॉक्स को जिसके अंदर ये केंद्रीय परमाणु व लिगेंड बंधे रहते हैं, उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, समन्वय मंडल कहते हैं। तो क्या क्या चीज आ गई, केंद्रीय धातु परमाणु हमारा क्लियर हो गया, समन्वय संख्या क्लियर हो गई हमारी, ठीक है, समन्वय मंडल क्लियर हो गया, इस प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। किसकी, इसकी, जो केंद्रीय परमाणु है इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। तो वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीकरण संख्या जो है, वो किस प्रकार से निकाली जाती है, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये अभी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको इस चैप्टर का जो बेसिक है, जो डेफिनेशन है और इसका पूरी रूपरेखा जो है वो आपको बता दिया है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ठीक है, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही चीज है। आप यदि इसको क्लियर कर लिए कि क्या क्या चीज है, तो आपको उपसंयोजक यौगिक समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।